कक्षा 8 विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 6 अर्थात कार्बन के प्रश्न उत्तर कराने चल रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ किया हुआ है। सबसे पहले थोड़ी बहुत जानकारी हम इसकी हासिल करेंगे, इसमें क्या चीजें। सबसे पहले आता है कि अपरूप क्या होता है। इसके लिए एक ही तत्व जो है अनेक रूपों में पाया जाता है, तो उसके लिए हम अपरूप कहते हैं, गुण को हम अपरूप कहते हैं। जैसे हीरा है, हीरा कार्बन का ही रूप, तो ये अपरूप है किसका। तो बाहरी रूप में क्या है, देखो इसका रंगहीन होता है, पारदर्शक होता है, क्रिस्टल जो प्रकाश में चमकता है, ऐसा कुछ होता है इसके साथ। अब ये क्या होता है, ये कठोरतम होता है। ऐसा होता है कठोरतम होता है, बहुत ज्यादा कठोरता होती है, सबसे ज्यादा यानी कठोरतम सबसे ज्यादा कठोर है ये। विद्युत चालकता में क्या होता है, ये कुचालक होता है। उष्मा चालकता में क्या होता है, ये बहुत अधिक चालक होता है, चालक की तरह से काम करता है। ग्रेफाइट भी इसी का ही अपरूप है, कार्बन का ही अपरूप है, लेकिन होता कैसा है, चमकदार होता है, काला होता है और ठोस होता है। और कठोरता में क्या होता है, मृदु होता है, चिकना होता है, फिसलनदार होता है, इसलिए ये ग्रीस की जगह यूज किया जाता है, जो बहुत अधिक ताप पर मछली करती है। ये सुचालक है और सामान्य चालक की तरह व्यवहार करता है, उष्मा चालक का। कोयला जो है ये भी इसी का रूप है, कार्बन का ही रूप है। तो कोयला कैसा होता है, काला होता है, परतदार होता है और कठोरता में कैसा मुलायम होता है, और विद्युत चालकता कुचालक होता है, और इधर हीट के लिए भी उष्मा का भी कुचालक होता है। काजल, काजल क्या है, ये भी आपका कार्बन का ही अपरूप है, कार्बन से ही बना होता है, ये काला पाउडर होता है और कैसा होता है, कठोरता में मुलायम होता है और ये कुचालक होता है, और इधर उष्मा का भी कुचालक होता है। लकड़ी क्या है, लकड़ी का चारकोल यानी जला करके लकड़ी को बनाया जाता है, तो ये चारकोल होता है, ये काले रंग का होता है और मुलायम होता है कठोरता के लिए, और विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का भी कुचालक होता है। तो ये सारी चीजें अपरूपता के लिए आती है। अपरूपता में एक और बहुत बड़ी चीज है, ये है फुलरेन। जैसे बकमनिस्टर फुलरेन होता है, इसमें कार्बन के 60 परमाणु मिले होते हैं, कार्बन के 60 परमाणु होते हैं, ये मिले हुए होते हैं और आपस में ऐसे फुटबॉल की तरह से जुड़े रहते हैं। इसमें षष्ठभुज होता है मिला हुआ, एक तो 6 भुजाओं वाला होता है आकृति इसके अंदर होती है, और दूसरा एक पंचभुज की आकृति इसमें मिली हुई होती है। इन आकृतियों से मिलकर के ये बना हुआ होता है। तो ये पंचभुज और षष्ठभुज से मिलकर के एक फुटबॉल की तरह से बना हुआ होता है, जैसे फुटबॉल में बना होता है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही इसमें भी बना हुआ होता है। थोड़ा सा और जानकारी हासिल करते हैं इसमें, ये फुलरिन आखिर नाम कहां से आया, फुलरिन का देखते हैं। तो इसमें 1985 में रसायनों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक ताप पे गर्म किया और गर्म करके इसको बनाया था और नया रफ्त प्राप्त किया। इसका अणु जो है गोलीय होता है, इसमें कार्बन 60 परमाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अमेरिकी वास्तुकार बकमनिस्टर फुलर के नाम पर इस परिपूर्ण गोलीय अणु को फुलरिन नाम दिया गया। प्रकृति में उल्का द्वारा बने गड्ढों में तथा प्राचीन चट्टानों में भी फुलरिन की उपस्थिति पाई जाती है। अब तक क्या है, ये C70, C90 और C120 कार्बन परमाणुओं वाली फुलरिन प्राप्त हो चुकी है, यानी खोज हो चुकी है इसकी, और भविष्य में फुलरिन एवं इसके यौगिक अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक और उत्प्रेरक विद्युत तार के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे। C60 का जो आधारित यौगिक है वो एड्स की रोकथाम के लिए काम में आता है, ये बहुत ज्यादा उपयोगी वस्तु है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि ये दहन के लिए यानी किसी चीज को जलाने के लिए आवश्यक वायु है या नहीं है। तो ये जैसे यहाँ पे लकड़ी के गुटके रख दिए हैं, ये एक जो है पॉट है, कांच का बर्तन है जो आर पार होता है, दोनों छेद है इसमें। ये जैसे यहाँ पे लकड़ी के गुटके रख देते हैं और जलाते हैं, यहाँ पे ये लकड़ी के गुटके रखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे इसको जलाते हैं तो नीचे से वायु मिलती जाती है और इसकी लौ जो है ये तेजी से जलती रहती है। लेकिन जैसे इसको हटा दिया जाता है तो हटाते ये क्या होता है, लौ इसकी धीमी हो जाती है। ये लौ आपको दिखाई दे रही है, धीमी होगी, लगभग बुझने से जैसी हो गई है। लेकिन ऊपर से भी ढक दिया जाए तो वायु इसको मिलेगी नहीं, तो ये पूरी की पूरी बत्ती बुझ जाती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज के दहन के लिए वायु का होना बहुत आवश्यक है, यानी वायु की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते कैसे हम लोग। तो ये नींबू का रस ले लिया हमने, परख नली, परख नली है ये बच्चों, परख नली है। परख नली में ये कॉर्क लगा दिया है, ये कॉर्क होता है जो कि प्लास्टिक का या कॉर्क का होता है। और इसमें हमने क्या करा, ये लिया धावन सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा, ठीक है। धावन सोडा जो है यहाँ पे ले लिया। धावन सोडा का फॉर्मूला जो है सूत्र होता है NaHCO।
और ये नींबू का रस समझ लो ये अम्ल का काम करता है। नींबू का रस किसका काम करता है? अम्ल का काम करता है। किसी अम्ल को हम ले लेते हैं और ये ले लेते हैं और इससे फिर अभिक्रिया करा लेते हैं। अभिक्रिया करने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है चलो देख लेते हैं इसकी अभिक्रिया होती क्या है। वैसे मान लिया कि एक अम्ल हो गया HCl और दूसरा हमने क्या लिया NaHCO3 लिया। ये बना के क्या देगा? एक तो NaCl बना देगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और दूसरा एक और चीज बनेगी। क्या बनेगी? वो जल बनेगा H। तो इतनी सारी चीजें इसमें प्राप्त होती है सोडियम क्लोराइड। तो मेन कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है यही कार्बन डाइऑक्साइड निकास नली द्वारा, ये जो क्या चीज है ये निकास नली है। निकास नली द्वारा जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस जारी तरह मानते हैं, लेकिन यहाँ पे एसिड भी रखी उन्होंने तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एकत्र कर दिया। तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की विधि यहाँ पे दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा पार्ट में क्या कुछ और है। इसका एक निचोड़ है। कार्बन एक क्या है? अधात्विक तत्व है, अधातु है ये। कार्बन अपरूपता प्रदर्शित करता है। इसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? अपरूपता में हीरा है, ग्रेफाइट है, चारकोल है, काजल है और कोयला है। ये सारी चीजें इसके अंदर में पाई जाती है। अब क्या है इसको समझाया जा रहा है कि अपरूपता क्या होता है। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जो भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं अपरूप कहलाते हैं। इस प्रकार के किसी एक तत्व की एक ही अवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। यह अगला है फुलरिंग कार्बन का नया खोजा गया अपरूप है। कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि के रूप में तथा संयुक्त अवस्था में जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि में पाया जाता है। अब आते हैं कार्बन हाइड्रोजन से अलग अलग अनुपातों में संयुक्त होकर के हाइड्रोकार्बन बनता है। अगला नंबर है जो पदार्थ जलते हैं उन्हें दहनशील पदार्थ कहते हैं तथा जो नहीं जलते हैं उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। दहन ऑक्सीकरण क्रिया है, इसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थों का दहन होता है। मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रंग और ताप वाले 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला है भीतरी यानी गहरा क्षेत्र, दूसरा है मध्यम चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र और बाहरी जो है हल्के नीले रंग का क्षेत्र होता है। यहाँ पे कंप्लीट कंबस्टन होता है, पूर्णतः दहन होता है। नंबर अगला है सोडियम कार्बोनेट पर नींबू की अभिक्रिया। नींबू के रस की अभिक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है। यह गैस जलने में सहायक नहीं है, इसकी अम्लीय प्रकृति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग शीतल पेय प्रशीतकों में अग्निशमन में शुष्क बर्फ के रूप में किया जाता है। ये इसके उपयोग है, उपयोग आप लोग कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न तक की तरफ लोग बढ़ रहे थे। तो ये पहला प्रश्न है हमारे चारों ओर कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है। ये पहला प्रश्न है। तो हमारे चारों ओर कार्बन जो है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काजल, लकड़ी का चारकोल आदि के रूपों में पाया जाता है। अपरूपता क्या है? अपरूपता मैंने समझा दी थी। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं अपरूप कहते हैं। इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। तो अपरूपता ही समझाया गया, पहले अपरूप समझाते हैं फिर अपरूपता को समझाया जाता है। अगला है हीरे के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो चलते हैं हीरे के उपयोग को ही चलते हैं। उपयोग क्या? पहला है हीरा चमक के कारण बहुमूल्य रत्न है, इसका उपयोग आभूषणों में होता है। दूसरा क्या है? इसका उपयोग कांच काटने एवं कठोर पत्थरों में छेद करने वाले औजारों में किया जाता है। नंबर 3 है इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में उपकरणों में भी किया जाता है। ये आपका लकड़ी का चारकोल बनाना बताया गया है। लकड़ी के चारकोल को कैसे बनाया जा रहा है ये देखिए जरा। यह है अगला प्रश्न है निम्नलिखित को बनाने की विधियां लिखनी थी। तो नंबर 1 क्या है? लकड़ी का चारकोल। तो लकड़ी का चारकोल कैसे बनाया जा रहा है ये आपके पास आंसर लिखा जा रहा है यहाँ पे। तो मजबूत कांच की परख नली में जैसा कि मैंने चित्र दिखाया था अभी पेंसिल की छीलन लेकर के बर्नर या मोमबत्ती की सहायता से परख नली को गर्म करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि परख नली में रखा पदार्थ काला पड़ जाता है। इस प्रकार लकड़ी का चारकोल प्राप्त किया जाता है। और ये चित्र आपका बनाना है। चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये लकड़ी का फर्क लगाया हुआ है, यहाँ पे फर्क लगा हुआ है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, एक फर्क है।
और इसके बाद जो है ये जो है कड़े कांच की परत नली है, यानी कि ये वाली परत नली है, आपको ये दिखाई दे रही परत नली। और ये पेंसिल की छीलन जो है इसके अंदर भरी हुई है, यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये सब पेंसिल की छीलन है, इसके अंदर भरी है। और यहाँ बर्नर से, ये क्या चीज है, बर्नर है, बर्नर से इसको गर्म किया जा रहा है, गर्म करके जलाया जा रहा है। ये आपका स्टैंड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर अपनी को रखे हुए हैं, और ये लैंप है इसको भी पकड़े हुए हैं। और इसको काफी देर तक गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जो ये लकड़ी कोयले में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह से जो कोयला प्राप्त होता है जलने के बाद, वो लकड़ी का चारकोल कहलाता है। चलिए आगे हम लिख रहे थे, बताया मैंने इसको। अगला नंबर है था काजल कैसे बनाते, यानी कि काजल को कैसे बनाया जाता है, तो उसका भी उत्तर दिया जा रहा है यहाँ पे। मिट्टी के दिए में सरसों का तेल लेकर, ये बच्चों काजल वही काजल है जो घर में माताएं जो है बच्चों के लिए काजल बनाती हैं, किसी प्रकार से बजा करके वो आंखों में लगाने का काम करते हैं। चलिए देखिए क्या है। मिट्टी के दिए में सरसों का तेल लेकर के इसमें क्या करते हैं, एक रुई की बत्ती डालकर तेल सोखने देते हैं, तत्पश्चात बत्ती को जलाते हैं। अब कांच की पट्टी पर निकलने वाले धुएं को एकत्रित करते हैं, इस प्रकार काजल प्राप्त किया जाता है। अब ये काजल आंखों में लगाने के काम लिया था। ये आपका चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कांच की पट्टी है, ये देखो दिखाई दे रही है, ये कांच की पट्टी ये वाली है। इस पे नीचे से ये दिया है, मिट्टी का दिया लिया हुआ है, मिट्टी का दिया लेकर के इसमें क्या करा हमने, सरसों का तेल और इसमें बत्ती डाल दी गई है घी की, और डालने के बाद इसको जला दिया गया है। जलने के बाद जो है ये काजल यहाँ पे एकत्र होना चालू हो जाता है। यही काजल बच्चों को काजल लगाने के काम आता है और बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। चलिए आगे देखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन बहुत सारे होते हैं, जैसे CH4 हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, इसका नाम है मीथेन। और हो गया C2H6 हो गया, इसका नाम है, ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना, इसलिए हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें इसमें देख सकते हो, C2H4 हो गया, इसको हम एथीन बोलते हैं। C2H2 है, इसको हम एसिटिलीन बोलते हैं। ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं जो, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यह है दहन, क्या है, दहन के लिए भी बहुत ज्यादा आता है, दहन क्या चीज है, तो कुछ पदार्थ जलने पर ऊष्मा या प्रकाश अथवा दोनों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। 3 दहनशील पदार्थों के नाम बताने हैं, तो 3 दहनशील पदार्थ देख लीजिए क्या है, मैग्नीशियम है, कोयले के टुकड़े हैं और लकड़ियां हैं। ये सारी दहनशील पदार्थ हैं जो जलती है वायु के साथ। अगला है पटाखों तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों में ले जाना क्यों प्रतिबंधित, तो पटाखे बेचारे आग लग गया तो सबको तोड़ मारेंगे, ईंधन आग लग गया तो सबको जला मारेंगे, तो वही कारण है। पटाखों तथा ईंधन एक दहनशील पदार्थ है, यह अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिससे जन की हानि अत्यधिक होने की संभावना होती है, इसलिए इन्हें सार्वजनिक वाहनों में लेकर जाना प्रतिबंधित है। दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, तो बताना है। यही पे दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां जो है वो ऑक्सीजन का होना होता है और ऊष्मा का होना होता है। ज्वलन ताप किसे कहते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ की वायु की उपस्थिति में जलना प्राप्त करे। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है, वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। अगला है ज्वाला किस प्रकार के पदार्थों के जलने से मिलती है, तो ज्वाला केवल उन्हीं पदार्थों के जलने से मिलती है जो ठोस तथा द्रव पदार्थ हैं और गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं, अर्थात वे सभी गैसीय दहनशील पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ज्वाला का सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र कौन सा होता है, तो ज्वाला का सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र जो है बाहरी क्षेत्र होता है, जो नीले कलर का होता है, नीले रंग का होता है। ये दिखाया हुआ है, मोमबत्ती का जलता हुआ चित्र बनाना है इसका, तो इसमें ये बाहरी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये नीले रंग का बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और ये मध्य क्षेत्र है जो इसका कलर चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा येलो कलर का है लगभग,
पीले कलर का, और इसका अंदर वाला क्षेत्र है जहां दहन नहीं होता है, बहुत कम दहन हो पाता है वहां पर, तो वहां पे लगभग काला रहता है। तो मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र दिखाया गया है, यहाँ लकड़ी की शिल्पी लेकर के उसको जलाने का प्रयत्न किया गया और जलाते हुए दिखाया गया है। तो ये चित्र आपको बनाना है, मेन चित्र ये है आपका, इसको जरूर बनाना होता है। और इस पे लेबलिंग भी ऐसी करते हैं, ये मोमबत्ती भी लिख दीजिएगा इसको। यह है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर वह दूध या चून हो जाता है। तो कारण है इसका, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो इसका समीकरण भी दे दीजिए। चूने का पानी जो होता है CaOH का होल सॉल्ट होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होती है तो क्या बनता है, CaCO3 बन जाता है और जल बन जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए क्या चीज है। अविलेय होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखना। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैसा होता है, ये अविलेय होता है, जल में अविलेय होता है। तो ये जलता नहीं है, जलने न कारण जो है इसका दूधिया हो जाता है। और ये क्या है, चूने का पानी, चूने का पानी, लेकिन रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे जो बढ़ते हैं जरा। शुष्क बर्फ क्या है, इसका उपयोग तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग एक प्रशीतक के रूप में किया जाता है। अग्निशमक यंत्रों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है और आग बुझाने में इस गैस का उपयोग क्यों किया जाता है। तो अग्निशमक यंत्रों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और आग बुझाने में इस गैस का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह गैस जलने में सहायक होती है, सहायक नहीं होती है। तो ध्यान रखना, ये जलने में सहायक नहीं होती, मतलब जलने से ये रोकती है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं कुछ सही विकल्पों को चुनिए, इसमें देखते हैं। सबसे पहले है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग नहीं किया जा सकता, कहाँ नहीं किया जा सकता वो देखते हैं। तो स्नेहक के रूप में तो किया जाता है, इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है, पेंसिल लेड में भी किया जाता है, काटने के औजार में नहीं किया जा सकता। चलिए अगला देखते हैं दूसरा। कार्बन डाइऑक्साइड गीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है, अतः वह क्या है, ये अम्लीय ऑक्साइड होगा, क्योंकि अम्लीयता गुण होता है। नंबर 3 है 60 कार्बन परमाणु वाला अपरूप है, तो ये है फुलविन 60 का। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी पहले वाला ये उत्तर इसका है। अगले पे आते हैं, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, तो हीरा है बच्चों, तो ध्यान रखना ये द वाला इसका सही है। नंबर 6 है, पांचवा हो चुका है, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र का तापमान उच्चतम होता है, तो सबसे बाहरी क्षेत्र का। तो कहां पर है, ये हल्का नीला क्षेत्र होता है दोस्तों, ये जो बाहरी क्षेत्र होता है वो हल्का नीला होता है। नंबर 7 दिया है, अपरूपता गुण है, किसका होता है, तत्व का होता है दोस्तों, यौगिक का भी नहीं होता, मिश्रण का भी नहीं होता है, ये तत्व का आता है। ये की तरह कार्बन तत्व था, कार्बन का ही तो अपरूप था, कार्बन का अपरूप क्या था, हीरा था, और ग्रेफाइट था, और कोयला था, चारकोल था। ये सारे जो हैं कार्बन, यानी कार्बन क्या चीज है, ये तत्व का होता है हमेशा। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो सबसे पहले के दहन से ज्वाला उत्पन्न होती है, तो गैसीय दहनशील पदार्थ आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गैसीय दहनशील पदार्थ। ये नीचे भी बच्चे लिखा हुआ है, इसको देख लेना, यहाँ लिख सकता मैंने। कोमल होने के कारण का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, तो ध्यान रखना ये ग्रेफाइट होता है जो हमारा पेंसिल में लगा होता है, ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। कार्बन का कठोरतम अपरूप है तो हीरा है बच्चों, ध्यान रखना ये हीरा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो कहाँ है, रंगहीन गंधहीन गैस है, ये तो यहाँ लिख लेंगे आप, रंगहीन और गंध, कोई गंध भी नहीं होती है तो गंधहीन बोलेंगे, गंधहीन गैस। निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत है, पहचान कर गलत कथन को सही कीजिए। तो ये देखिए, हीरे तथा ग्रेफाइट में एक ही तत्व कार्बन है, ये सही है। हीरा विद्युत का सुचालक है, ये गलत है। तो गलत क्या है, इसको सही करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको, हीरा जो है विद्युत का सुचालक, यहाँ लिखना है हीरा विद्युत का सुचालक। चलिए इसको सही करके लिखना। मोमबत्ती की ज्वाला में हल्का नीला क्षेत्र मध्य में पाया जाता है, नहीं होगा, मध्य की जगह, ये गलत है बच्चों, ध्यान रखना। तो गलत में क्या करना, इस मध्य क्षेत्र में जो लिखा हुआ इसको बाह्य क्षेत्र में लिखना। नीला क्षेत्र मध्य क्षेत्र होता है, मध्य को काट के बाह्य लिखना, बाह्य में होता है या बाहरी में होता है, जो भी लिखेंगे। अगला है, ज्वाला के बाहरी क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है, तो यहाँ पर ये भी गलत है आपका, इसको सही करने के लिए नहीं काट दो। ज्वाला के बाहरी क्षेत्र में दहन की क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, तो ये भी बच्चों गलत है। इसमें क्षारीय की जगह लिखना है आपको, काटना है इसको, इसकी जगह अम्लीय लिखना है, अम्लीय होती है। ये सेंटेंस अलग से लिखने हैं, जो मैं आपको सब बता रहा हूँ, जो वाक्य बता रहा हूँ, ये तो ऊपर लिखना ही है, आगे लिख करके सही लिखेंगे, फिर तो इसके आगे कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। लेकिन जो गलत है, पहले ये हीरा विद्युत का सुचालक लिख लेंगे, इसके बाद नीचे ऊपर लिखेंगे हीरा विद्युत का सुचालक है। ऐसे ही मोमबत्ती ज्वाला में हल्की नीला क्षेत्र वाय में होता है, इसको गलत लिखेंगे, फिर नीचे सही करके लिखेंगे, मोमबत्ती की ज्वाला में हल्का नीला क्षेत्र वाय में होता है। इसके बाद चौथा है, ज्वाला के क्षेत्र बाहरी क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है, गलत लिख देंगे, फिर नीचे सही करके लिखेंगे, ज्वाला के बाहरी क्षेत्र में दहन की क्रिया होती है। इसके बाद पांचवा है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, तो आगे गलत लिखेंगे, फिर सही करके लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय है। उचित जोड़ी बनाइए, उचित जोड़ी बनाते हैं, जरा देखते हैं कैसे है। तो सबसे पहले है, नंबर डाल देते हैं इसमें, ये 1 है, उसके बाद ये 2 है, फिर ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है। ये नंबर डाल दिया गया। इधर हम क डाल देते हैं, ये क है आपका, ये आपका क हो गया, ये ग है, और ये क्या है, ख है, और ये भी जो भी कुछ है इसको हम अंग बोल सकते हैं। ये पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहला आता है काजल, ये है पहला काजल तथा चारकोल। तो बताना पड़ेगा कि कार्बन और चारकोल क्या है आपका, तो ये कार्बन के अपरूप है, ये इसका उत्तर है, इसका मतलब इसके आगे पहला लिखना पड़ेगा, ये पहला हो गया हमारा। इसके बाद ये दूसरा है, 60 कार्बन परमाणुओं से बना होता है, तो कुल रिंग बनती है बच्चों, ये पहले बता दिया, तो ये वाला आपका दूसरा होगा, इसके आगे दूसरा लिख दीजिए। कठोरतम पदार्थ क्या होता है, हीरा होता है, तो ये हीरा है आपका कठोरतम पदार्थ, इसके आगे आप 3 लिखेंगे। और इसके बाद ये शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस होती है, तो ये आपका शुष्क बर्फ है, जो बर्फ जो कि चौथे नंबर पे। बच गया एक, दहन की क्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण के द्वारा होती है, तो ये आपका 5 है। इस तरह से आप लोग 5 के 5 दूसरी जोड़ी बना के लिखेंगे, तो सामने लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगला होता है प्रश्न है, अपरूपता से आप क्या समझते हैं, कार्बन के विभिन्न अपरूप कौन कौन से हैं, प्रत्येक के 2-2 उपयोग लिखने हैं। मतलब ये बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, और बड़े नंबर में आएगा ये। तो क्या है इसका, आप देखते हैं, आंसर लिख करके देखते हैं कैसे है। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके क्या है, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, अपरूप कहते हैं। इस प्रकार किसी तत्व का एक ही अवस्था का क्या होना, भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। ये पूरी परिभाषा देनी पड़ेगी, पहले अपरूप बताएंगे तब अपरूपता गुण होता है।
तो कार्बन के विभिन्न अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा है, ग्रेफाइट है, काजल है, कोयला है और लकड़ी का चारकोल है। इतनी सारी चीजें हैं जिसके रूप में भी पाया जाता है। चलिए पहले हीरे को ले लेते हैं, हीरा क्या है और इसका कहाँ उपयोग करते हैं। तो हीरा का उपयोग जो है आभूषण बनाने में होता है। दूसरा क्या है, इसका उपयोग कांच काटने एवं कठोर पदार्थों में छेद वाले औजार को बनाने में होता है। नंबर 3 है शल्य चिकित्सा उपकरण। ग्रेफाइट को भी देख लीजिए, ग्रेफाइट है अगला उपयोग। तो ये पेंसिल के लेड बनाने में, और दूसरा कहे में है उच्च ताप सह क्रूसिबल यानी छोटा पात्र बनाने में होता है। छोटी सी कटोरी होती है, सफेद रंग की, बनाने में काम आता है। इलेक्ट्रोड के रूप में काम आता है ये। मछली पकड़ने की बंसी और साइकिलों के फ्रेम, अंतरिक्ष यानों के पुर्जे, डिश, एंटीना तथा टेनिस रैकेट वगैरह बनाने में काम आता है। काजल को देखते हैं, ये भी उसका अपरूप है कार्बन का। काजल कहाँ काम आता है? स्याही और काला रंग बनाने में होता है। नंबर 2 टायर तथा प्लास्टिक में और पूरक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। कोयले का देखो उपयोग कहाँ होता है? ईंधन के रूप में होता है। और नंबर 2 है कुछ धातुओं जैसे लोहे के निष्कर्षण में भी होता है। लकड़ी का चारकोल देखो क्या होता है? लकड़ी को जलाने पर भी राख प्राप्त होती है, तो गैस मास्क में होता है। सिगरेट के फिल्टर बनाने में होता है। शक्कर को रंगहीन बनाने में होता है और तेल तथा वसा से रंगहीन अशुद्धियों को हटाने में किया जाता है। अगला है ये हीरा और ग्रेफाइट में आप किस प्रकार अंतर स्पष्ट करेंगे। तो हीरा और ग्रेफाइट में ये अंतर लिखवाया जा रहा है। तो ये गुण ले लिया है मैंने, और ये हीरा है और ये ग्रेफाइट है। चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले हम रंग की बात करते हैं। रंग कैसा होता है? हीरा का रंगहीन होता है, लेकिन ग्रेफाइट का दूसरा काला होता है। कठोरता में आ जाइए, ये हीरा अत्यंत कठोर होता है, लेकिन ग्रेफाइट बेचारा नरम होता है। विद्युत चालकता में लीजिए तो हीरा जो है सुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होता है। उष्मीय चालकता में लीजिए, ये अति उच्च होता है हीरा, लेकिन ये साधारण होता है ग्रेफाइट। प्राप्ति देखिए, बहुत मुश्किल से मिलता है हीरा, विरल होता है, और ये ग्रेफाइट सामान्य रूप से मिल जाता है। अगला नंबर है प्रत्येक में कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो हीरे में 4 होती है, तो ग्रेफाइट में 3 होती है। घनत्व क्या होता है? तो हीरे का घनत्व जो है 3500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, जबकि इसका 2200 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। यानी इसका घनत्व ग्रेफाइट का कम होता है, हीरे का बहुत ज्यादा। चलिए अगला प्रश्न है फुलरिन क्या है? इसके प्रमुख उपयोग लिखना है। तो ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म करके कार्बन का नया अपरूप बनाया है, जिसे हम फुलरिन कहते हैं। इसके अणु गोलीय होते हैं, जिसमें 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 में क्या है? अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक, विद्युत के तार आदि के निर्माण में होता है, और एड्स की रोकथाम में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की विधि हम दे रहे हैं सचित्र वर्णन। प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए एक पेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं, इसमें संगमरमर के टुकड़े डालते हैं और इसमें 2 मुंह वाला कर्क लगा देते हैं। एक मुंह में समकोण पर मुड़ी हुई निकास नली और दूसरे में फिसिल कीप लगा देते हैं। निकास नली द्वारा दूसरा सिरा गैस जार में लगा देते हैं। अब फिसिल कीप की सहायता से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। फिसिल कीप का निचला सिरा अम्ल में डूबा रहना चाहिए। संगमरमर तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। चलते हैं चित्र को देखते हैं। ये चित्र आपका दिया हुआ देखो, ये संगमरमर आपका दिखाई दे रहा है। संगमरमर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया गया। ये संगमरमर जो लिखा हुआ है यहाँ पे एक टुकड़ों के रूप में डला हुआ होता है। यहाँ पे टुकड़े होते हैं, संगमरमर के टुकड़े होते हैं यहाँ पे डले हुए, और इन्हीं टुकड़ों पर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो अम्ल दिया हुआ है, ये इसमें होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो टुकड़े हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं CaCO3, ये संगमरमर होता है। संगमरमर का सूत्र यही होता है। और जो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया है, इसको हम HCl बोलते हैं। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकास अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया के द्वारा देखोगे क्या होता है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है और तुरंत क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये निकास नली द्वारा जो है यहाँ से चलनी चालू होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, यहाँ पर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर यहाँ पे आ जाती है कार्बन
और यहाँ के आकार में एकत्रित की जाती है। तो ये तरीका है आपका प्रयोगशाला विधि है। चित्र आपको बनाना बहुत जरूरी होता है इसमें, बिना चित्र के ये जो है प्रश्न अधूरे मानता है। चलिए अगला है शुष्क बर्फ क्या है, इसका प्रमुख उपयोग लिखना है। तो चलिए देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर क्या होता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, जिसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, प्रशीतक के रूप में किया जाता है, फ्रिज में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को खूब ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करने के बाद बिल्कुल सॉलिड बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक बर्फ पत्थर की तरह बन जाती है, बर्फ होता है वैसे इसका बन जाता है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला है मोमबत्ती की ज्वाला के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, सचित्र समझाइए इसको। तो ये उत्तर इसका दे रहे हैं, मोमबत्ती की ज्वाला के प्रमुख 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सबसे भीतरी भाग। सबसे भीतरी भाग में क्या होता है, गहरा होता है, वह ज्वाला का सबसे ठंडा भाग होता है। इस क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें दहन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, बेचारा ये अंधकार में रहता है। इसके बाद आता है मध्य भाग। यह भाग क्या करता है, चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में ईंधन आंशिक रूप से जलकर कार्बन कण बनाते हैं, जो गर्म होने पर चमकते हैं, गर्म होकर चमकते हैं। बाहरी भाग भी देख लीजिए क्या है। सबसे बाहरी क्षेत्र हल्के नीले रंग का होता है। इस क्षेत्र में ऑक्सीजन के कारण पूर्ण दहन होता है। यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। इसका उच्च ताप लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये याद रखना बच्चों, इसका लगभग ताप कितना होता है, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लगभग सब चीजें जला देता है। चित्र भी देख लेते हैं इसका, ये दिया हुआ है आपका बाहरी क्षेत्र है, मैंने इसका बताया ताप कितना होता है, 1800 डिग्री सी होता है। और ये शीतल क्षेत्र होता है, मैंने बताया ये सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, ये ठंडा क्षेत्र होता है, इसको लिख दूंगा ठंडा क्षेत्र। तो ये मोमबत्ती के ज्वाला का चित्र आप लोगों को इसके साथ बनाना पड़ेगा प्रश्न के साथ, तभी जाके उत्तर संपूर्ण माना जाएगा। कारण सहित स्पष्ट करना है। नंबर 1, हीरे का उपयोग आभूषण के रूप में होता है। तो चलिए उत्तर भी देख लेते हैं। हीरे का उपयोग के लिए इस प्रकार काटी व तराशी जाती है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करे तो बाहर निकलने से पूर्व कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। इस प्रकार उसकी सतह चमकीली दिखाई देती है, इसलिए आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत चमक है। अगला है हीरे का उपयोग काटने वाले औजार बनाने में होता है। देखिए क्या होता है, दृढ़ संरचना के कारण हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग काटने वाले औजार में बनाया जाता है। जैसे शीशा होता है, शीशा जल्दी कटे ना, हर चीज पे पिघल जाती है, लेकिन हीरा उस शीशे को भी काट देता है। तो वो बला है जो शीशे को काटता है। ग्रेफाइट देखिए क्या है, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। लुब्रिकेंट जैसे कि कोई चीज चलने में सहायक होती है, ग्रीस का काम करती है। तो तेल डाल दो चाहे ग्रीस कर दो, उसकी जगह पे ये जो मशीनें उच्च ताप पे चलती हैं वो उसमें इसका उपयोग करते हैं, जलता नहीं। तो ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है तथा एक दूसरे के ऊपर दुर्बल बंद होने के कारण फिसलती रहती है, जिसके कारण ग्रेफाइट चिकना तथा मुलायम होता है। इसलिए ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, ये इसका कारण है। अगला है ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में क्यों करते हैं। तो क्योंकि ये ग्रेफाइट विद्युत का और उष्मा का अच्छा सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। पेट्रोल में देखो क्या है, पेट्रोल का उपयोग लालटेन में क्यों नहीं करते, आग लगानी है क्या, जैसे ही आग जलाओगे तुरंत पेट्रोल जलेगा, सबको धूम धड़ाम हो जाएगा। तो पेट्रोल वाष्पशील द्रव है तथा शीघ्रता से आग पकड़ लेता है, इसलिए लालटेन में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। लालटेन में धमाका हो जाएगा, बेचारी फट जाएगी। आगे देखिए ये एक प्रश्न और दिया हुआ है, फातिमा के घर चूल्हे की लौ नीली है जबकि राजेश के घर की पीली, दोनों में से किसके घर का खाना जल्दी बनेगा और नीली वाले का बनेगा पक्का, भले वो जल जाए तो ठीक है। नीली लौ सबसे ज्यादा फातिमा, तो फातिमा के घर के चूल्हे की लौ जो है नीली होने के कारण खाना जल्दी बनेगा, क्योंकि नीली लौ का ऑक्सीजन के कारण पूर्ण दहन होता है। यह लौ का सबसे गर्म क्षेत्र है। इसका उच्चतम ताप कितना होता है, लगभग 1800 डिग्री सी होता है, यानी 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये मैंने पीछे भी बता दिया था वैसे उत्तर आपको।
चलिए चारकोल देखते हैं। चारकोल ज्वाला के साथ क्यों नहीं जलता? तो कारण इसकी ज्वाला ही नहीं बनेगी, वास्तविक पदार्थ है ही नहीं। तो ज्वाला केवल उन्हीं पदार्थों के जलने से मिलती है जो ठोस तथा द्रव पदार्थ होते हैं, गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं। चारकोल को गर्म करने पर वाष्पित नहीं होता है, इसलिए चारकोल ज्वाला के साथ नहीं जलता है। अगला प्रश्न है, क्या मोमबत्ती की लौ का नीला भाग अंदर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क। मोमबत्ती के लौ के भीतरी भाग में दहन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता। मोमबत्ती के लौ के केवल बाहरी भाग को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है, जिसके कारण लौ का बाहरी भाग नीला होता है। इसलिए मोमबत्ती की लौ का नीला भाग अंदर नहीं हो सकता है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख उपयोग क्या क्या है? वो लिखना है आपको। तो पहले चलते हैं उत्तर की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 पे देखिए क्या है, अग्निशामक यंत्रों में होता है इसका उपयोग। नंबर 2 है, शीतल पेय पदार्थ में होता है, मतलब ठंडा करने के काम आता है। थम्स अप, तूफान, ठंडा ठंडा कर लो उसको, डबल 7 अप, पेप्सी, इन सभी चीजों को ठंडा करने का काम आता है। नंबर 3 क्या है, पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना मिले हैं तो वो भोजन नहीं बना पाएंगे पेड़ पौधे। चलिए, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के व्यापारिक निर्माण, मतलब इन पदार्थों को, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है, इन दोनों का हम व्यापारिक निर्माण करते हैं, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण करते हैं। शुष्क बर्फ के रूप में भी इसका प्रसिद्ध फॉर्म होता है, यानी कि रेफ्रिजरेटर वगैरह होता है या फ्रिज होता है, उसमें शुष्क बर्फ के रूप में काम आता है। कार्बन दैनिक जीवन में उपयुक्त होने वाले किन किन पदार्थों में पाया जाता है, यानी कार्बन कौन से उसमें पदार्थ में पाया जाता है, तो बताना है इसका उत्तर। चलिए देखिए, कार्बन दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले निम्न पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कागज हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गया, टायर हो गया, पेंसिल हो गया, कपड़े हो गया, तेल हो गया, साबुन हो गया और ईंधन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेंसिल की लीड कैसे बनाई जाती है? तो पेंसिल की लीड बनाने के लिए ग्रेफाइट को महीन बारीक पीसकर मिट्टी तथा मोम के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट की पतली छड़ बना करके उन्हें सुखाया जाता है और यही सूखी छड़ें पेंसिल की लीड कहलाती है। चलिए देखिए क्या है इसमें। अगला प्रश्न है, फुलरिन क्या है? इसका नाम कैसे पड़ा? फुलरिन क्या है और यह नाम कैसे पड़ा? तो फुलरिन के बारे में मैंने पूर्व में बता दिया था। फुलरिन कार्बन का नया रूप है। सन 1985 में अमेरिकी वस्तुकार बकमिंस्टर फुलरिन के नाम पर फुलरिन का नाम पड़ा है और यह प्रकृति में उल्कापिंड द्वारा बने गड्ढों में तथा प्राचीन चट्टानों में पाया जाता है। इतना उत्तर आपको लिखना पड़ेगा इसका। ये है, संयुक्त अवस्था में कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है, इसका हमें वर्णन करना है। बड़ा क्वेश्चन है तो बड़े में बड़ा ही लिखा जाएगा। तो संयुक्त अवस्था में कार्बन बहुत से यौगिकों के रूप में पाया जाता है। जैसे क्या है, कार्बन का ऑक्सीजन तथा कैल्शियम के साथ युक्त यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। यह प्रकृति में चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के रूप में पाया जाता है। भोजन में उपस्थित प्रमुख घटकों कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। कार्बन महत्वपूर्ण यौगिक है जिसमें शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, पैराफिन, मोम, कोलतात आदि में कार्बन हाइड्रोकार्बन के रूप में उपस्थित रहता है। सब में जो है कार्बन होता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन के रूप में भी उपस्थित रहता है। ये पाठ लगभग समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाकर सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर के साथ साथ आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को इसी प्रकार देखते रहिए और सहयोग देते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।